welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for The Hindu and Indian Express in 5 minutes. 28th and 29th अप्रैल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम कवर करेंगे. कल इसलिए नहीं आया था क्योंकि कल हमने रिलीज़ किया था PT 365 पॉलिटी का लेक्चर, तो इस वजह से ये सेम टाइम उसको अलॉट किया था. प्रीलिम्स करंट अफेयर्स जो न्यू टॉपिक इन न्यूज़, साथ में उनसे रिलेटेड जो भी उनका एनालिटिकल पार्ट है लाइक ADB केयर्स, तो ADB हम यहाँ पढ़ेंगे. देन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो चीज़ें लगातार न्यूज़ में रहती हैं. देन मेंस एग्जामिनेशन में आज हम देखेंगे एक्सप्लेन्ड में केएस पुट्टासामी जजमेंट. ये PT 365 का डैशबोर्ड है. आप यहाँ होम पेज पर सिनॉप्सिस आइज की वेबसाइट पर यहाँ देख सकते हो. PT 360 डिग्री नाम से सिनॉप्सिस का ये कोर्स रहेगा. फ्री रिसोर्सेज यहाँ स्टडी मटेरियल में आप डाउनलोड कर सकते हो. बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज वीडियोस हैं. और ये द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट और अदर स्पेशल कोर्सेज की डिटेल्स हैं. तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. ADB केयर्स, जैसे PM केयर्स है ऐसे ADB भी केयर करता है अब. तो ADB केयर इंग्लिश में रटो अगर आप हिंदी मीडियम से, अदरवाइज आप इसकी फुल फॉर्म नहीं बना पाओगे. ADB का कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम. आई डोंट थिंक ये एग्जाम में पूछेगा क्योंकि PM केयर्स है और ADB केयर्स मिलते जुलते हैं, बट फिर भी ठीक है, रट सकते हो. तो इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए ADB? रीजनल डेवलपमेंट बैंक है. मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर हम 2020 सीरीज़ में एक लेक्चर जल्दी लाने वाले हैं. उसमें हम IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB, ये सारे जितने भी बैंक्स हैं, ब्रिक्स बैंक्स, NDB, सबकी हम बात करेंगे. मेनली उसमें मेंबर्स, वोटिंग राइट, हेडक्वार्टर, इन चीज़ों की हमें बात करनी होती है. तो ADB एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है. 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था. फिलीपींस, मनीला इसका हेडक्वार्टर है. ऑब्जेक्टिव क्या है? एशियन डेवलपमेंट, तो एशिया का डेवलपमेंट करेगा. और जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमेशा दो एस्पेक्ट की बात करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, एथिकल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट नहीं कर सकते. आप सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों में डेवलपमेंट कर सकते हो, या तो सोशल या फिर इकोनॉमिक. ADB एक ऑफिशियल ऑब्जर्वर है, यूनाइटेड नेशन का पर्यवेक्षक है. इसके जो मेंबर्स हैं, अब देखो है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, लेकिन इसमें मेंबर्स एशिया एंड पैसिफिक रीजन से बाहर के भी हैं. ठीक है, ये नंबर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ठीक है, एक आइडिया होना चाहिए क्योंकि एशिया में आपको पता होना चाहिए अराउंड 53 कंट्रीज एशिया में हैं. 48 एशिया पैसिफिक से हैं. और इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है. और साथ में इसमें ऐसी कंट्रीज़ हैं जो UN ESCAP इसके मेंबर्स, साथ में जो नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर्स हैं. जैसे USA इसका एक मेंबर है. आपको याद ये रखना है फैक्ट, ADB में बियॉन्ड एशिया भी मेंबर्स हैं. वोटिंग राइट्स, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब भी आप किसी बैंक को पढ़ते हो. तो वोटिंग राइट्स जैसे वर्ल्ड बैंक में है कि जिसने जितना पैसा दिया उसके उतने % वोट, वैसे यहाँ पर है सिमिलर वेटेड वोटिंग सिस्टम है. वोट्स उतने ही होंगे जितना आपने कैपिटल सब्सक्रिप्शंस, पूंजी सदस्यता ली हुई है. तो आप देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक में दूसरा लार्जेस्ट USA का है. जापान, इंडिया, चाइना ऐसे है. तो JUCI आप ये ऑर्डर याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट हो सकता है. UN ESCAP जो हमने यहाँ बात की कि इसमें बैंक में UN एस्केप के मेंबर्स होते हैं. तो व्हाट इज दिस? UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है UN इकोसॉक. इको मतलब इकोनॉमिक, एसोसिएशन मतलब सोशल काउंसिल. तो UN इकोसॉक के कुछ रीजनल कमीशन है, 5 रीजनल कमीशंस हैं. उसमें से एक ये एशिया एंड पैसिफिक के लिए ये वाला यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल, इसी का इकोसॉक का कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक. तो इसमें मोस्टली मेंबर्स एशिया पैसिफिक से हैं. साथ में 4 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो एशिया पैसिफिक के नहीं हैं, USA, UK, फ्रांस और नीदरलैंड. ये भी आपके मेंबर्स हैं. डेफिनेटली इंडिया एशिया में है तो उसका मेंबर होने ही है. देन अभी जो ये कॉन्टेक्स्ट आपको ये पता होगा, फ्रैंकलिन टेम्पटेशन ने कुछ म्यूचुअल फंड वाइंड अप करने की बात की है कि जो हमारे 6 डेट फंड हैं उनको हम वाइंड अप करेंगे. तो क्यों कर दिए इन्होंने? रीज़न ये है, इस स्कीम का नाम RBI ने दिया स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा. लिक्विडिटी मतलब पैसा जो इधर से उधर इजीली जा पाए. ठीक है, जैसे बैंक में अगर जमा पैसा है तो कम लिक्विड है, कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड है. ठीक है, तो लिक्विड मतलब फ्लो होता है ना, पानी जितना ज़्यादा लिक्विडिटी हाई होगी उतना ज़्यादा इजी होगा उसको इधर से उधर ले जाना. तो इस स्कीम में क्या करेगा, RBI रेपो ऑपरेशन करेगा. 90 डे के टाइम को लेकर 90 डे की टेनर का और फिक्स रेट रेपो डिसाइड करके म्यूचुअल फंड्स को पैसा देगा. ठीक है, RBI ने एक स्पेशल विंडो इतने की अनाउंस की. नॉट इम्पॉर्टेंट कितना है. ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि रिडेम्पशन प्रेशर है, जो करंट लिक्विडिटी स्ट्रेस है ये लेकिन लिमिटेड है हाई रिस्क डेट फंड के लिए. जो भी उच्च जोखिम वाले ऋण कोष हैं उन तक ही ये लिमिटेड है. और जो लार्जर इंडस्ट्री है बाकी इसको छोड़ के, ठीक है, जो आपके अदर देन डेट फंड्स हैं वो सब आपके फ़िलहाल लिक्विड ही हैं, कोई उसमें ऐसी तंगी नहीं है.
कॉन्टेक्स्ट इसका क्या था कि जो ये फ्रैंकलिन टेम्पटेशन क्राइसिस है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि क्या हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी क्राइसिस कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती एग्जाम के लिए। तो इन्होंने ये फ्रैंकलिन टेम्पटेशन, इनका एक म्यूचुअल फंड चलता है, तो इन्होंने 6 डेट फंड को वाइंड अप करने की कोशिश की थी। लिमिट नॉट इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा लिक्विड है और हमारे पोर्टफोलियो में लो रेटेड है। ठीक, आई थिंक ये सब आप समझते होगे, पोर्टफोलियो या फिर शेयर मार्केट थोड़ा बहुत। तो नहीं समझते हो तो फिर आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे इकोनॉमी के, जो सब वैसे ने पढ़ाए हैं। रेपो रेट आपको आई थिंक पता होगा, कमर्शियल बैंक बोरो करता है सेंट्रल बैंक से अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच के, प्रतिभूतियों को बेच के। अच्छा, सिक्योरिटी के हिंदी होती है। देन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, एक ये है फंगस्सा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ऐसी चीज़ें यूपीएससी कभी पूछता नहीं है, लेकिन अननेसेसरी हम लोगों को मतलब प्रेशर में रटनी पड़ती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो यूपीएससी कभी नहीं पूछता है, लेकिन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ कोचिंग्स एंड पता नहीं कौन से स्टूडेंट्स, उनकी वजह से हमें सब रटना पड़ता है। ठीक है, ये एक ग्लोबल थिंक टैंक है, इसका हेडक्वार्टर सिडनी में है। इसकी 2 रिपोर्ट आती हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स, एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो इन्होंने, भाई साहब ने क्या किया कि इन्होंने कहा इंडिया में टेररिज्म इतना हाई है, ठीक है, डीआरसी, साउथ सूडान, बुर्किन फासो, मतलब जो बिल्कुल कतई, लेबनान का अभी आपने देखा है वहाँ टेररिज्म कितना है, इनके अकॉर्डिंग इंडिया में उससे भी हाई है, पाकिस्तान से हाई है इंडिया में टेररिज्म। ठीक है, तो नीति आयोग ने सबसे पहले इनकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन किया, मेंबर कितने हैं? 12 मेंबर आपके काम करते हैं, फंडिंग आपकी ओपेक है, पता नहीं कहाँ से। तो ये कट क्यों कर दिया मैंने, ये आपको पता होना चाहिए, बट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस में। कभी कोट मत कर देना ये सब चीज़ें, एंटी नेशनल हो जाएंगी इंडिया के अगेंस्ट, ये सब चीज़ें नॉट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ अवॉइड करो। कुछ और चीज़ कोट कर देना, कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक, इसी तरह से एक ये रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है। अगेन इसके लिए मैं कहूँगा फिर से आपको ये एग्जाम में तो कोट नहीं करनी चाहिए, ये पता होना चाहिए प्री के लिए। USCIRF, यूएस के बहुत सारे कमीशन है, दुनिया भर के लिए रिपोर्ट बनाते रहते हैं। कभी यूएस उनका एक ट्रेड बॉडी है, वो कभी कुछ कर लेती है। ठीक है, USTR वो रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, वो स्पेशल 300 रिपोर्ट लाती है। तो लाइक दैट यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये यूएस की एक बॉडी है। जैसे अभी इंडिया में दिल्ली में बैठ के कोई बताए कि दुनिया भर में कितनी बॉडी हैं, कितना रिलीजियस फ्रीडम है, तो उसी तरह की ये यूएस की बॉडी है। तो ये कहते हैं इंडिया में पर्टिकुलरली कंसर्न हो रहा है। क्यों कंसर्न हो रहा है? क्योंकि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम वायलेट हो रही है। क्यों हो रही है भाई साहब? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट कर लिए। एनआरसी जो कि प्रपोज्ड है उस पर प्रोटेस्ट कर लिए। सिचुएशन इन जे.एंड.के में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो इन्होंने कहा भाई साहब लोएस्ट रैंक दे दी इंडिया को। ठीक है, ये वही फंगस कमीशन है जिसने 2002 के लिए मिस्टर पीएम को, आज के जो पीएम हैं उनके अगेंस्ट सैंक्शन दिए थे, और यूएस गवर्नमेंट ने उनके वीज़ा कैंसिल कर दिए थे। अल्टीमेटली जैसे ही वो फिर पीएम बने तो फिर ये सब रेस्ट्रिक्शन खुद, आई थिंक उस टाइम पर बराक ओबामा थे, उन्होंने वो रेस्ट्रिक्शंस खुद हटाई थी। देन मेंस एग्जामिनेशन में जो 2 टॉपिक्स, इनफैक्ट ऐसे टॉपिक में भी आने वाला है, इंडिया इन पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड, क्या रोल होगा इंडिया का। ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से इन सब महामारियों से निपटते हैं। रीज़न, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी, कास्ट, ठीक है, और क्लास, इन सब के बियॉन्ड जाके अगर हम इससे उबर पाते हैं और वर्ल्ड को शो कर पाते हैं कि देखो हमने निपट लिया अच्छे से, तो ही कोई रोल आएगा इंडिया का। अदरवाइज़ तो फिर जैसे हम हैं वैसे ही थे, महान रहेंगे, सदियों से महान है। वर्चुअल कोड्स के ऊपर हम एक टॉपिक जरूर बनाएंगे मेंस इन 300 में, ई कोड या वर्चुअल कोड। देन दिस इज़ द केएस पुट्टास्वामी जजमेंट, ठीक है, जस्टिस केएस पुट्टास्वामी जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस है। कॉन्टेक्स्ट अभी न्यूज़ में क्यों आ गया 2017 का है, तो उस साल तो मेंस में भी आ गया था। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी लोगों ने बिल्कुल हाई तौबा मचाना शुरू कर दिया कि जैसे ही क्राइसिस ख़त्म होगी वैसे ही अब राइट टू प्राइवेसी पे इन्वेजन एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा। बढ़िया है। तो खैर ठीक है, जजमेंट देखते हैं 2017 का क्या है। ये जजमेंट ये कहता है कि हम में से सबको फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंडर गारंटीड है, लेकिन साथ में ये गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट द सोल रिपोजिटरी, कॉन्स्टिट्यूशन ही एकमात्र भंडार नहीं है इस फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का। अगर आप मेरे घर के सामने वाली खिड़की में कोई रहती है और मैं उसकी प्राइवेसी का हनन करूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें क्या कर लिया है, तो मैं हरामखोर हुआ ना। ठीक है, तो ये फ्रीडम्स हमारे सब में अंतर्निहित हैं, तो इनहेयर इन ऑल ऑफ अस। ठीक है, द राइट टू प्राइवेसी इज़ नॉट एब्सोल्यूट। जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं आपको पता है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, तो इसी तरह से ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर क्या लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस बताई हैं इसी जजमेंट में। 3 लिमिटेशन बताई थी। LNP
ठीक है। वन थिंग लीगैलिटी, अनदर थिंग नेसेसिटी, तीसरी चीज़ है जो प्रोपोर्शनैलिटी। अगर इन चीज़ों का वायलेशन होता है तो फिर आपकी राइट टू प्राइवेसी गई भाड़ में, उसमें इन्वेजन किया जा सकता है। तो लीगैलिटी क्या है, अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसके अगेंस्ट लॉ है एग्जिस्टेंस में तो फिर ठीक है। दूसरा नेसेसिटी, आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो स्टेट इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज के अगेंस्ट आपने कुछ हरकत कर दी, या फिर आपने रेवेन्यू या सोशल वेलफेयर के अगेंस्ट कोई काम कर दिया। तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, ये कहता है कि आप उतना ही राइट टू प्राइवेसी का हनन करो जितना रिक्वायर्ड हो। द एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन शुड फिट द रिक्वायरमेंट ऑफ मीन। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या समानता का सिद्धांत हिंदी में व्हाट इज दिस। एक तरह से इसको आप कह सकते हो जो राइट टू इक्वालिटी है ना, ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी इन अ लॉ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी है। तो ये क्या कहता है, द एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन शुड फिट द रिक्वायरमेंट ऑफ मीन। आपको जितना चाहिए उतना ही एक्ट करो, उससे ज़्यादा मत एक्ट करो, ठीक है। जैसे ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को रेस्ट्रिक्ट करता है ड्रास्टिक होने से, जबकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आपके यूटिलाइज हो रहे हों कुछ डिज़ायर्ड रिजल्ट पाने के लिए, ठीक है। मतलब सपोज़ मुझे अगर 100 लोगों का वेलफेयर करना था तो मैं 1000 लोगों का वेलफेयर नहीं करूँगा, ठीक है। 100 लोगों से मुझे टैक्स वसूलना था और मुझे 102 लोग मिल रहे हैं तो नहीं, मैं 2 लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स नहीं वसूलूंगा, रेस्ट्रिक्शन देता है ये, ठीक है। ये क्राइटेरिया आधार केस में भी अप्लाई किया गया था कि आपको आधार में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, पूरा क्यों करना है, ठीक है। देन क्राइम के केस में क्या है, द सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंडर, इसको उतना ही होना चाहिए जितना क्राइम की सीरियसनेस है, जितना आपने मतलब वो टिट फॉर टैट वाला काम होना चाहिए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वही कहती है। देन रिसेंटली नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं सब लीस्ट कंसर्न है। शार्प इंक्रीज इन पोचिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन हो गया है। पोचिंग और हंटिंग में डिफरेंस होता है, हंटिंग इज़ लीगल, पोचिंग इज़ इलीगल, ठीक है। पोचर्स ने टारगेट किया है चिंकारा या चिकारा इंडियन गैजल, ठीक है, या फिर ब्लैक बक्स और ग्रे फ्रैंकलिन इन राजस्थान। IUCN स्टेटस इन सबका लीस्ट कंसर्न है। सो दैट्स ऑल फॉर दीज 2 days। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।